ऊपर ये कंपैरिजन जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि पैथोलॉजिकल चेंजेस इन बॉडी ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, इट्स अ कंपैरिजन। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करते हैं हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म का, तो फिर ये इजीली हमें समझ आया। आज वैसे मैं काफी मसरूफ था, तो मुझे लग रहा था क्लास मिस हो जाएगी, अभी अभी फ्री हूँ, तो मैं फौरन ही लिंक भेज दिया आपको। मैंने कहा यार इसी वीक में आगे तीन छुट्टियां तो हो जानी है, तो आज आज की क्लास मिस ना करें, पढ़ा दें, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं, जिन्होंने और कोई स्टडी का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ यही स्टडी करते हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स हमारे फिर 12 पार्टिसिपेंट्स राइट नो, ओके, लेट्स डिस्कस द क्लास। अच्छा जी, थायराइड ग्लैंड के हवाले से बात हो रही है जी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो हमने पढ़ा था हमारे ट्रेकिया के ऊपर पढ़ा होता है, ठीक है, इतनी बड़ी लोब्स तो नहीं होती। अच्छा जी, थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है जी। अच्छा, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन हमने पढ़ा था जी, रिलीज ऑफ T3 एंड T4, ठीक है। इन दोनों का क्या फंक्शन था, मैंने आपको कहा था कि उसमें ब्रेन बुक में जो है ना 7 फंक्शन दिए हुए हैं इसके, मैंने कहा था इनमें से आप सारे बोल जाना, एक फंक्शन नहीं बोलना है। वो फंक्शन क्या है? एनीवन, अगर कोई भी आंसर करना बेसिक चाहता मेटाबॉलिज्म। है। बेसल बेजल, मेटाबॉलिज्म। बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेजल मेटाबॉलिज्म, बेसल ओके जी, मेटाबॉलिज्म। ऑल आंसर आर करेक्ट, बेजल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, इसको मेटाबॉलिक रेट भी सिंपली कह सकते हैं। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि जब हाइपरथायराइडिज्म होगा, इट्स मीन के T3 T4 ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, मीन्स के T3 जो है ना, T4 कम रिलीज होंगे, ठीक है। अच्छा, जब ज्यादा रिलीज होंगे तो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, तो क्या हीट ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होगी? सोचने की बात यह है, जब रिएक्शन बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्या ब्लड की सप्लाई ज्यादा नहीं चाहिए होगी? ठीक है। अच्छा, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा नहीं चाहिए होगी एनर्जी को कंज्यूम करने में, रिएक्शंस में? अच्छा, क्या एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए होगी? एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से, फूड ज्यादा चाहिए, इसका मतलब ये, ठीक है, फूड, फूड ज्यादा चाहिए इसको। तो इन्हीं चीजों को हमने जेन में रखते हुए ना इसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस बनानी है। अच्छा, जब हीट ज्यादा होगी तो पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, गर्मी ज्यादा लगेगी। ब्लड ज्यादा चाहिए होगा टिश्यूज को, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए जो है ना हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी ज्यादा, फूड ज्यादा चाहिए तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, फूड ज्यादा, भूख ज्यादा लगेगी, मूवमेंट फास्ट होगी, इतनी फास्ट हो जाएगी कि डायरिया हो जाएगा। इसके ऑपोजिट साइड पे जब T3 T4 कम हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन कम हो रहे हैं, तो क्या होगा? कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, सर्दी ज्यादा लगेगी पेशेंट को। ब्लड कम चाहिए तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। ऑक्सीजन कम चाहिए तो रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाएगा। एनर्जी कम चाहिए, इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो हो जाएगी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। बातें समझ में आई हैं? लॉजिकल बातें, आपने सोच के चलना है कि रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, फूड ज्यादा चाहिए तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट तेज होगी, डायरिया। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो रेस्पिरेटरी, ब्लड टिश्यूज को ज्यादा चाहिए तो हार्ट रेट तेज हो जाएगा। हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है या कम हो रही है? अच्छा, ये चेंजेस होगी। इसके अलावा एक दो चेंजेस स्किन के वाले से होती हैं। हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो स्किन क्या होगी? वार्म, वार्म जब होगी तो पसीना भी आएगा, साथ मॉइस्ट भी हो जाएगी। इसमें क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म में स्किन जो है ना कोल्ड होगी और ड्राई भी होगी साथ, जब कोल्ड होगी तो बिल्कुल पसीना भी नहीं आएगा और साथ ड्राई होगी। तो ये चेंजेस आएंगे इसमें। कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ? रीडिंग रीडिंग करने के काबिल हो गए हम या नहीं हुए? हो गया। जी हो सर। गए? चलें, चलें जी, रीडिंग करते हैं हम। ठीक है जी, अभी हम रीडिंग करते हैं। Sorry for the late. I have to answer some text. Okay, I was answering some text. Sorry. अच्छा जी, तो रीडिंग करते हैं जी, इसको जूम करता हूँ। आप सबको फोन, जो मोबाइल फोन पे भी क्लियर नजर आए, इतना जूम कर। अच्छा जी, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का कंपैरिजन है। मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, इसमें पहले दिया हुआ है हाइपोथायराइडिज्म का, इसमें कम होगा। कोल्ड इंटॉलरेंस, ये मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिज्म क्या है इसका। स्वेटिंग, पसीना भी नहीं आएगा, जब स्किन नहीं ठंडी है पसीना कहाँ से आना? वेट गेन। अच्छा, ये वेट गेन कैसे होता है? वेट गेन का मैंने थ्योरी नहीं समझाई। जब पेशेंट में रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं, एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, तो उसके जो है ना बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स यूज होना शुरू हो जाएंगे, उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जब हाइपोथायराइडिज्म है तो पेशेंट में रिएक्शन कम हो रहे हैं, एनर्जी कम यूज हो रही है, न्यूट्रिएंट्स कम यूज हो रहे हैं, तो उस पेशेंट में क्या वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। जो वो चीजें खा रहा है वो वैसे ही पड़ी हुई यूज नहीं हो रही, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। वेट गेन हो जाता है। क्यों? बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, तो ये कैलोरीज दिया हुआ है, कैलोरी जेनेसिस, मतलब कैलोरीज कम बनती हैं और ये वेट गेन हो जाता है, ठीक है ना, मतलब एनर्जी कम यूज हो रही है, इन शॉर्ट। और क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया। क्यों? फ्री वाटर, लेस फ्री वाटर क्लियरेंस,
मतलब किडनी भी स्लो काम करते हैं, हार्ट भी स्लो काम करता है, लंग्स भी स्लो काम करते हैं, इरेक्शन भी स्लो हो रहे हैं, पेशेंट सुस्त भी बहुत हो गया, स्किन भी कोल्ड होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, स्किन एंड हेयर, स्किन ड्राई होगी, कूल होगी, लेस ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, कोर्स मतलब वो स्किन ऐसे जैसे सर्दियों में से फट नहीं जाती सर्दियों में, ऐसे क्योंकि ठंडी रहती है स्किन तो ऐसे फटने लग जाएगी। ब्रिटल हेयर्स हो जाएंगे, डिफ्यूज एलोपेशिया, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, ब्रिटल नेल्स, नाखून भी ब्रिटल हो जाएंगे, पफी फेस हो जाएंगे, मतलब शक्ल भी बिगड़ जाएगी। जनरलाइज नॉन फिटिंग एडिमा, इसका ना मैकेनिज्म नहीं मुझे आता, मैंने काफी रिसर्च की इस पे, लेकिन ना इसका कोई क्लियर नहीं है कि नॉन फिटिंग एडिमा क्यों होता है हाइपोथायराइडिज्म में। इसकी एक रीजन मेरी समझ में आई थी कि किडनी स्लो काम करते हैं, फिल्टर नहीं होता, वाटर जो है ना अकोमोलेट होता है, बस और कोई इसका नाम है मैक्सडीमा। और याद रहे मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइपरथायराइडिज्म में भी होता है नॉन फिटिंग एडिमा। अच्छा जी। और अच्छा इधर इस रीजन दी हुई है ड्यू टू गैग्स, ये गैग्स प्रोटीन का नाम है ना, प्रोटीन का नाम रखा हुआ है, एब्रीविएशन है ये। गैग्स इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, गैग्स कटी हो जाती हैं स्पेसेस में, जिसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से नॉन फिटिंग एडिमा इकट्ठा हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है, ये वही बातें आ रही हैं कि एक तो किडनी की रीजन है, एक गैग्स की रीजन है। इस गैग्स का एक और भी काम आएगा जो बड़ा, ये गैग्स को याद रख लें, मैं इसका एक ऐसी क्लिनिकल एप्लीकेशन बताऊंगा, उस पेशेंट को दूर से आता देख के आप कह देंगे इसको हाइपरथायराइडिज्म हो गया। उसकी आंखें निकली होंगी, मोटी मोटी आंखें होंगी उसकी, उसकी जो पलकें हैं ना ऊपर चढ़ी होंगी, मीन्स की जो हमारी आईलिड्स होती है ना, वो आईलिड ऊपर ही रहेगी उसकी, पूरी आंख बंद भी नहीं होगी, इतनी मोटी आंख होगी उसकी। तो वो गैग्स की कमुलेशन से होती है। ठीक है। ओकुलर, ये आगे ही आ गया, यही मैं बात कर रहा था, एक तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा है उसको। ठीक है। अच्छा जी। नीचे क्या है जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कॉन्स्टिपेशन है, बताया था आपको, एनर्जी कम चाहिए, फूड कम चाहिए, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, आगे उसने लिख भी दिया लो जीआईटी मोटिलिटी, इस वजह से होती है कॉन्स्टिपेशन, भूख भी कम लगेगी इस पेशेंट को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगी, हाइपोथायराइड मायोपैथी, प्रॉक्सिमल वीकनेस, और सीके, ये क्यों आएगा, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सिंड्रोम वैसे तो न्यूरो की सिंड्रोम है, लेकिन ये इसमें भी आ रही है। ठीक है। मसल की वीकनेस की वजह से और नर्व्स की वीकनेस की वजह से, इंक्रीज इन सी, अच्छा मायोडीमा, इसमें ऊपर भी हमने पढ़ा था मैक्सडीमा, इधर आ गया मायोडीमा, मतलब किसी भी मसल का एडीमा, स्मॉल लंप रेजिंग ऑन द सरफेस ऑफ मसल व्हेन स्टक विद द हैमर, जब हम वो करते हैं ना, वो रिफ्लेक्स चेक करने के लिए वो थोड़ी सी मारते हैं, तो जिस मसल पे मारेंगे उधर एडीमा हो जाएगा। नॉर्मल पेशेंट में ऐसा नहीं होता, वो रिफ्लेक्स वाली जो रबड़ वाली थोड़ी सी एडीमा नहीं होता मारने से। और इसमें रिप्रोडक्टिव में क्या चेंजेस आएंगे, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, लिबिडो कम हो जाएगी, अनफर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा यार, ये मैं कुछ टर्म्स के ना मीनिंग नहीं बताता, तो या तो पूछ लिया करें या गूगल कर लिया करें, इनको इग्नोर ना किया करें। ठीक है ना। अच्छा जी, न्यूरो साइकेट्री में प्रॉब्लम क्या है कि ज़ाहिर है जब एनर्जी लो है पेशेंट में, सुस्ती पड़ी हुई है, कोई काम करने को दिल नहीं करेगा, हाइपो एक्टिविटी, लिथार्जी, फटीग, वीकनेस, डिप्रेस्ड मूड, लो रिफ्लेक्सेस, ये मसल के रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है। अच्छा जी, और कार्डियोवैस्कुलर में क्या चेंजेस आएंगी, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, डिस्निया, ये मतलब मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आएगी ऑन एक्सर्शन, वो पेशेंट जब काम करेगा ना तो उसके लंग्स इतने काम तेज नहीं चल रहे, इसलिए उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आएगी, लो कार्डिक आउटपुट। ठीक है जी। और इसमें क्या, सॉरी, लैब के वाले से क्या चेंजेस आएंगी, इस पेशेंट में टीएसएच ज्यादा होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे ज्यादा होगा। अगर उस हमारे फर्स्ट एड के स्टेटमेंट में ना एक ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्राइमरी, इसका मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, इसका मतलब है प्राइमरी, इसका मतलब है सेकेंडरी, इसका मतलब है टर्शरी। ठीक है। इसमें हुआ ये है कि एक पेशेंट है, अगर उसके प्रॉब्लम आता है ना थायराइड ग्लैंड में, तो इसका मतलब है कि डिजीज है प्राइमरी हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म। अगर प्रॉब्लम आता है ना पिचुटरी में, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल पिचुटरी का, तो डिजीज है सेकेंडरी। अगर प्रॉब्लम आता है ना इसके भी ऊपर हाइपोथैलेमस में, उसका मतलब है डिजीज है टर्शरी। ये कहना चाह रहा है कि अगर पेशेंट को प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म प्राइमरी है, तो उसमें क्या होगा, T3 और T4 का लेवल कम होगा, ये तो पढ़ी लिखी बात है। लेकिन वो कह रहा है कि टीएसएच का लेवल ज्यादा होगा, ये क्यों ज्यादा होगा जी, एनी वन ऑफ यू। एनी वन ऑफ यू, टीएसएच क्यों रेस होगा हाइपोथायराइडिज्म में, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में। क्योंकि सर जो हाइपोथैलेमस है वो तो ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। जी, मैकेनिज्म एक्टिव होगा, जब ब्लड हाइपोथैलेमस के पास से गुजरेगा वो डिटेक्ट करेगा कि T3 T4 कम है, मेटाबॉलिक रेट कम है, बॉडी में टेम्परेचर कम है, तो वो पिट्यूटरी को सिग्नल देगा टीएसएच के जरिए से कि भाईजान रिलीज करवाएं। अगर टीएसएच आएगा थायराइड के पास, वो कहेगा रिलीज करो, लेकिन थायराइड बेचारा बीमार हो गया, वो T3 T4 नहीं बना रहा, टीएसएच का लेवल बढ़ता चला जाएगा और T3 T4 का कम होता चला जाएगा। ठीक है। ये बड़ा इजी सा कंसेप्ट था, मैंने मकसद था कि आप सोचें इस बारे में। T3 T4 कम है, टीएसएच ज्यादा है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो गया, क्यों यूज कम हो रहा है फैट्स का लिपिड्स का, ड्यू टू लो एलडीएल रिसेप्टर एक्सप्रेशन, सेल्स के ऊपर जो है ना
एलडीएल के रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे, इस वजह से हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया। ये लिवर सेल्स की बात कर रहा है ये। लिवर का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बॉडी में। अच्छा जी, हाइपरथायराइडिज्म में क्या कह रहा है जी, इसके ऑपोजिट चेंजेस आएंगे, हीट इंटॉलरेंस, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, पसीने आएंगे, वजन कम हो गया, सारे न्यूट्रिएंट्स यूज हो ही जा रहे हैं रिएक्शन में। सेंसेस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक रेट की वजह से इंक्रीज इन क्लोरीजेनेसिस, कैलोरीज ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा बर्न होंगी, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। अच्छा, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस वाली बात अगर आपको समझ नहीं ना आई, तो हमारे बॉडी में हर सेल में ही सेल मेम्ब्रेन पे पंप होते हैं, जो कि एवरी टाइम 2 पोटाशियम को अंदर फेंक रहे हैं और 3 सोडियम को बाहर फेंक रहे हैं। ये है सोडियम पोटाशियम, क्योंकि ये एटीपी को यूज करके करते हैं ये काम। इसका नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपेसेस, मतलब कि सोडियम पोटाशियम पंप जो कि एटीपी को यूज करते हैं। तो यही वो पंप हैं जो कि हमारी एनर्जी को यूज करते हैं। जब किसी भी सेल में ये पंप काम करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाएगा, आइंस का बाहर, और अंदर उस पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से और काफ़ी से काम होंगे हमारे। तो हमारे काम जो भी करवाते हैं ना, मोस्टली जो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है ना, वो सोडियम पोटेशियम एटीपेस होता है। यही एटीपी हमारे बॉडी में ज़्यादातर एटीपी ये यूज़ करता है। एनर्जी जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज़ करता है ना, अगर कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे पूछ ले आपसे, तो आपने क्या कहना है जी? सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस। तो ये वो चीज़ है जो हमारे बॉडी की मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज़ करता है। वार्म होगी स्किन, मॉइस्ट भी होगी, साथ पसीने आएंगे, वेजो डायलेशन हो जाएगी, फाइन हेयर। अच्छा, इसमें हेयर फाइन होते हैं, पीछे में ब्रिटल थे। ऑनिकोलाइसिस, और इसमें इसकी ऑनिकोलाइसिस की ना डायग्राम भी इधर दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ दी। ये देखें जी, इसमें ये जो है ना, ये लाइन आ जाएगी नाखूनों के अंदर एक, ठीक है ना, ये नाखूनों में लाइनें सफेद, इनको कहते हैं ऑनिकोलाइसिस। ठीक है, इसके अलावा क्या है जी? पेरिटिबियल मैक्सोडीमा, उधर भी हो रहा था ये मैक्सोडीमा ना, इन ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज एक हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज है, जिसमें सीवियर हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है ऑटोम्यून सिस्टम की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? ऑप्थाल्मोपैथी की ग्रेव डिजीज में पेरी ऑर्बिटल एडिमा, एक्सथाल्मोस, ये वो चीज़ है जो मैं आपको कह रहा था, बंदे की ना आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, बाहर को ऊपर आती हैं, मोटी मोटी आंखें। लिड लैग, मतलब कि जो आई लैशेज होते हैं वो ऊपर को उठे रहेंगे, मतलब लिड्स जो है लैग कर जाएंगी, और ये मतलब रिट्रैक्शन हो जाएगी, ऊपर को खींची होती हैं। क्यों खींची होती हैं? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। लिवेटर पेल्पल जो मसल होते हैं ना हमारे आई लैशेस के, जो आईलिड्स के मसल होते हैं, वो खिंच जाएंगे सिंपैथेटिक फ्लो की वजह से। और सुपीरियर टार्सल मसल, ये मसल खिंचने की वजह से लिड लैग हो जाएगा, पलकें मतलब ऊपर चढ़ जाएंगी और आंखें मोटी मोटी बाहर को नजर आएंगी आपको दूर से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा जी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के हवाले से हाइपर डेफिकेशन, मतलब डायरिया हो जाएगा। ये हाइपरथायराइडिज्म का हम पढ़ रहे हैं। क्यों होगा? जीआईटी मोटिलिटी ज्यादा हो गई है, अब इंक्रीज इन एपेटाइट होगी। थायरोटॉक्सिकोसिस, मायोपैथी, ये मतलब इसका ये कि थायराइड की एक्सक्रीशंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो कंडीशन बन जाती है, हम उसको कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। उसकी वजह से मायोपैथी मींस मसल का प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉक्सिमल वीकनेस हो जाएगी, नॉर्मल सीके। अच्छा जी, इसमें कहना चाह रहा है जी, प्रॉक्सिमल वीकनेस जो मसल, मतलब हाथ और पैर है ना, उनके मसल्स की वीकनेस कह रहा है, मतलब लिम्स की। प्रॉक्सिमल का मतलब है लिम्स की वीकनेस। ऑस्टियोप्रोसिस और फ्रैक्चर रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, तो कैल्शियम भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बोन्स वीक रह जाएंगी। T3 T4 डायरेक्टली स्टिमुलेट बोन रिजर्प्शन। T3 जो है ना, ये बोन्स को कमजोर करता है, इस वजह से ऑस्टियोप्रोसिस और फ्रैक्चर भी आएंगे इस पेशेंट में। और क्या आएगा इस पेशेंट में जी? इधर से पढ़ने लगा हूँ अब। नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाएगा, लिबिडो, सेक्स की डिजायर कम हो जाएगी पेशेंट में। इस पेशेंट में भी कम हुई थी, मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म, लेकिन दोनों में सेक्स डिजायर कम हो जाएगी। इनफर्टिलिटी, इस पेशेंट में भी इनफर्टिलिटी, कुछ चीजें जो है दोनों तरफ कॉमन है। गायनिक के वाले से, रिप्रोडक्टिव के वाले से चीजें जो है दोनों तरफ कॉमन है, और मैक्सोडिमा भी दोनों तरफ कॉमन है। लेकिन ये जो आंखें बड़ी हो गई, एक्सालमोस, ये सिर्फ हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपर एक्टिविटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, एंजाइटी होगी, इंसोम्निया होगी, नींद नहीं आएगी, फाइन ट्रेमर पता क्या होते हैं? जब हम कोई फाइन काम करने लगते हैं, जैसे सुई में धागा डालना या कोई इंसिजन देना, फाइन सा गलत ना हो जाए, जब हम ये काम करेंगे तो हमारे हाथ कांपेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी। तो ये किस वजह से होता है? बीटा एनर्जिक एक्टिविटी की वजह से। इसके कंट्रोल के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं ड्रग, अगर वैसे मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देंगे ना, तो ये हाथ कांपना कम हो जाएंगे। हम इस पेशेंट को, हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को, हमने बीटा ब्लॉकर देने ही देने लास्ट, क्यों देने? एनी वन ऑफ यू, हमने इस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर क्यों देने? अगर किसी ने एंडोक्राइन पढ़ा है तो प्लीज कमेंट करें। हाइपरथायराइडिज्म को बीटा ब्लॉकर क्यों देते हैं? इस पेशेंट में क्या होगा? रिफ्लेक्सेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। इस पेशेंट में रिफ्लेक्सेस कम थी। टैकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशंस होंगी, डिस्निया होगा, अरिथमियाज होंगे, आर्टियल फिब्रिलेशन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। यार, इसी स्टेटमेंट में रीजन आ गई है कि इस पेशेंट को क्यों बीटा ब्लॉकर देने हैं। इसको टैकीकार्डिया हो जाएगा भाई, ब्लड की सप्लाई ज्यादा चाहिए होगी टिश्यू को, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। उस सप्लाई को पूरा करने के लिए हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टैकीरिथमिया हो जाएगा, पल्पिटेशन। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि टैकीकार्डिया और पल्पिटेशन में क्या फर्क है? ये तो जर्नल क्वेश्चन है, प्लीज यही बता दें।
सर पाल्पिटेशन जो ना पेशेंट्स उसको होती है, पेशेंट को नहीं पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया थ्रू स्टेथोस्कोप देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान खिदमत में, मैंने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। टैकीकार्डिया का मतलब ये है कि उसका हार्ट रेट बढ़ गया। पल्पिटेशन का मतलब ये है कि उसको फील हो रहा है कि उसका जैसे ना दिल बहुत धड़क रहा है, तेज तेज दिल बाहर आ जाएगा उसका, ठीक है ना। जो पेशेंट खुद फील करता है ना दिल की तेज धड़कन को, जो है ना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को, उसको कहते हैं पल्पिटेशंस। तो पल्पिटेशन नॉर्मल होती है या अब नॉर्मल होती है? सर अब नॉर्मल है। हाँ, एक्सरसाइज के बाद नॉर्मल होती हैं। एक्सरसाइज के बाद मोस्टली फिजियोलॉजिकली भी ना, सिवाय एथलीट्स के सबको पल्पिटेशंस होती हैं। एक्सरसाइज के अलावा अगर रेस्ट की सिचुएशन में पल्पिटेशन है तो इसका मतलब देयर इज सम पैथोलॉजी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, एरिथमिया हो जाएंगे, एटिफिब्रिलेशन हो जाएगा, चेस्ट पेन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अच्छा, क्योंकि टैकीकार्डिया वाले, सॉरी, हाइपरटेंशन हाइपोथायरायडिज्म वाले पेशेंट में ना बीटा एड्रेनर्जिक की एक्टिविटी बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक, तो इसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। इस वजह से इसको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ी है, तो इस रिसेप्टर की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, तो इसलिए इसको बीटा ब्लॉकर की एग्जांपल क्या है जी? प्रोप्रानालोल है, एटिनोलोल है, ठीक है ना, एटिनोलोल। तो ये फेमस बीटा ब्लॉकर्स हैं जो इस पेशेंट्स को दे सकते हैं। लविटालोल भी तो फेमस ही है ना। बीटालोल जो है ना, वो अल्फा और बीटा दोनों को इनहिबिट करती है, ये बात याद रखनी है। इसमें सिर्फ बीटा एड्रीनर्जिक एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आर यू एग्री डॉक्टर साहब? डॉक्टर जी साहब सर। मैंने कहीं गायनी में डॉक्टर साहब ने एल्बिटालोल पढ़ी है, जो है ना क्लम्शिया और प्री क्लम्शिया में, ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? एल्बिटालोल उधर जी जी कहीं और? सर। हाँ, उधर देते हैं हम ना। लिबिटालोल इज फर्स्ट चॉइस इन प्री क्लम्शिया। पहले मिथाइल डोपा होती थी। क्लिनिकली पेरिफेरीज में, छोटे देहातों गाँव में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर पुराने हैं ना, वो अभी भी मिथाइल डोपा ही देते हैं। लेकिन जो न्यू रिसर्च है वो कहती है लिबिटालोल इज फर्स्ट चॉइस इन प्रीक्लम्शिया। प्रीक्लम्शिया कहते हैं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, प्रेग्नेंट वुमेन पे ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है और प्रोटीनूरिया हो जाता है, इसको प्रीक्लम्शिया कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ड्रग है लिबिटालोल। प्रोप्रानालोल और रेटिनोलोल भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। लेकिन ये आजकल जो है ना, बीटा ब्लॉकर इज नॉट फर्स्ट चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन। आजकल जो न्यू रिसर्च है ना, प्रोप्रानोल और रेटिनोलोल जो है ना, ये फर्स्ट चॉइस नहीं होती है हाइपरटेंशन में। फर्स्ट चॉइस होती है ड्यूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ARBs or ACE inhibitors. Just it's a revision for the cardio. We will discuss these things in detail in cardiology system. Okay. Expression of cardiac sarcomale ATPases means के cardiac muscles में जो है ना ATPases बढ़ जाते हैं. Low expression of phospholambin, ये ना मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत ले गया कि हार्ट के मसल्स क्यों एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, कैसे करते हैं। बीटा रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, एटीपेसेस बढ़ जाते हैं, एनर्जी का यूज बढ़ जाता है। तो ये एक ना मॉलिक्यूलर लेवल पे हार्ट के मसल्स की पैथोलॉजी है। इस पेशेंट की लैब्स वैल्यू क्या आएगी कि एसएच कम होगा अगर ये प्राइमरी है तो। और क्या होगा जी इस पेशेंट में T3 T4 ज़्यादा होगा। अच्छा, ये T3 T4 तो ज़्यादा होगा क्योंकि ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्या आप बता सकते हैं कि TSH क्यों कम होगा? एनी वन ऑफ यू? TSH इस तरह कम होगा जब ब्लड में T3 और T4 ज़्यादा होगा ना, तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। तो हाइपोथैलेमस जब डिटेक्ट करेगा तो हाइपोथैलेमस TSH को कम कर देगा, ताकि पिट्यूटरी जो है ना कम रिलीज करवाए और कम T3 T4 बने थायराइड से, इसलिए ये जी सर, हमारे पास एक एक करके बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर मून, आप बताएं क्या कह रहे हैं। सर नेगेटिव फीडबैक होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव फीडबैक की वजह से हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा और नेगेटिव फीडबैक की वजह से TSH कम होगा। TSH कहाँ से सिक्रीट होता है डॉक्टर साहब? हाइपोथैलेमस। नहीं, पिट्यूटरी से होता जो है। हाइपोथैलेमस से होता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आगे पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी से होता है TSH, और आगे ये हाइपोथैलेमस पे करता है, हाइपोथैलेमस से होता है T3 और T4। इज इट ओके? अच्छा जी, इसमें LDL और HDL कम हो जाएंगे और टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। क्यों क्यों कम होगा जी इस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल? भाई एनर्जी इतनी चाहिए कि ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। ग्लूकोज हमारे जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो फैट्स हैं वो भी यूज होना शुरू हो जाएंगे, पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन्स यूज होना शुरू हो जाएंगे हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में। तो ये थी जी हमारा कंपैरिजन दोनों का, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म कैसे होती है। नेक्स्ट कुछ डिजीजेज हैं कि हाइपोथायराइडिज्म किन किन डिजीज में हो सकता है, उसमें मोस्ट फेमस